अच्छा जी, क्या करना होगा हमें? हम इसको सेव करते हैं इसी फाइल को कहाँ पे? हमारे www फ़ोल्डर के अंदर, जो हमने प्रोजेक्ट 1 के नाम से अपने इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए इस क्लास के लिए एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है, उसके अंदर हम इसको सेव करते हैं, ठीक है? .php। और इसको कर देते हैं हम क्लोज। अब ये फाइल क्रिएट होगी है। अब हम दोबारा से चेक करते हैं अपने ब्राउजर पे जाके कि हमें क्या नजर आ रहा है। अच्छा, इसी को हम दोबारा से रिफ्रेश करते हैं जहाँ पे हमें हमारा जो सर्वर था प्रोजेक्ट 1, जिस फोल्डर को हमने ओपन किया था सर्वर की मदद से, रीलोड करता हूँ तो अभी देखें क्या नजर आ रहा है। ठीक है, अब क्या है कि वो सर्वर एग्जीक्यूट करता है उस फाइल को, उस पीएचपी फाइल को, और फिर हमें दिखाता है। ठीक है, देखिए हम टाइटल जो है वो अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट, बिल्कुल फ्रेश जो डॉक्यूमेंट हमने अभी क्रिएट किया है उसके रिगार्डिंग आ रहा है। हम इसका पेज सोर्स चेक कर लेते हैं एक दफा। ठीक है, पेज सोर्स के अंदर वही फाइल जो हमने लिखी है वो हमें विजिबल हो रही है। अब यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई है कि किस तरह से आपने वैम्प सर्वर को डाउनलोड करना है। वैम्प सर्वर को आपने कहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं? जहाँ पे आपके पास स्पेस अवेलेबल है वहाँ पे आप इंस्टॉल करें। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद क्या करें कि आप लोकल होस्ट, जब उसको आप रन कर लेते हैं अपने वैम्प सर्वर को, तो आपके पास आइकन जो है वो विजिबल हो जाएगा आपकी डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, आपके नीचे जो बार है उसके अंदर। और फिर जब वो ग्रीन हो जाए तो आप इसको लोकल होस्ट की मदद से चेक कर सकते हैं कि क्या आपका सर्वर सही तरह से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि जब आपका सर्वर रनिंग फेज में नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मैंने दिखानी थी आपको कि जब आप वहाँ पे फाइल एक प्लेस कर देते हैं पीएचपी में, पीएचपी की, तो फिर उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आपकी जो सर्वर है वो उस फाइल को एग्जीक्यूट करके आपको विजिबिलिटी जो है ना उसकी दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अब मैं सर्वर को स्टॉप कर देता हूँ यहाँ से, स्टॉप ऑल सर्विसेज। तो दोबारा से इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें क्या आता है। ठीक है, द साइट कांट बी रीच्ड, यानी कि आपका सर्वर ही बंद हो गया। तो आपके सर्वर के साथ अब अटैच है, आप जो भी काम कर रहे हो इस स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर है। आपका ये क्या है कि एक तरह का लोकल सर्वर क्रिएट हो गया है आपके पीसी के ऊपर। जिस तरह से आपके सर्वर्स बनते हैं, वेब होस्टिंग के क्लाउड सर्वर्स होते हैं, उसी तरह का एक इमेज क्रिएट हो गया आपके लोकल सर्वर के ऊपर, ताकि आप जो है वो काम कर सकें अपने लोकल पीसी के ऊपर। ठीक है, जब आप एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लें तो आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं अपनी क्लाउड सर्वर्स के ऊपर, ताकि लोग उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, इजीली यूजिंग एनी डोमेन नेम। ठीक है, अब इस सर्वर को दोबारा से रन करते हैं। इसको अब रिफ्रेश करेंगे तो दोबारा से अच्छा, एक चीज़ ये हो गई आपके वेबसाइट के हवाले से। ठीक है, कि आप अपनी वेब पीएचपी की जितनी भी फाइल्स हैं उनको इस तरह से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं यूजिंग लोकल सर्वर। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आप लोकल होस्ट लिखें
लोकल लोकल होस्ट लिखेंगे तो जो आपके पास मेन्यू आता है एक सर्वर का, जो पेज ओपन होता है सर्वर का, आप देखें कि आपके सर्वर के साथ आपकी माई सीक्वल भी है, ठीक है, PHP माई एडमिन भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो ये PHP माई एडमिन, यानी कि आप डेटाबेसेस भी इसके साथ क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ये टूल भी प्रोवाइड करता है वैम्प सर्वर या जैम्प सर्वर, ठीक है। मैं प्रेफर करूंगा कि आप वैम्प सर्वर इंस्टॉल करें। वैम्प सर्वर की जो फीचर्स हैं वो जैम्प सर्वर से ज़्यादा हैं, ठीक है। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जैम्प सर्वर से। तो आपके पास ये फीचर भी अवेलेबल हो जाता है कि आप अपनी डेटाबेसेस को बना सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, आपके अपने प्रोजेक्ट के लिए भी। जैसे कि हमने इस सेमेस्टर का प्रोजेक्ट भी करना है, हमने प्रोजेक्ट वन यानी कि आपके जो डिग्री का प्रोजेक्ट है उसको भी कंप्लीट करना है, तो हम दोनों चीज़ें जो हैं इसमें इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आप वैम्प सर्वर को इंस्टॉल करें, आपको वहाँ पे डिफरेंट फीचर्स ये सारे मिलते हैं, ठीक है। इसको आप लॉग इन करें, जो भी पासवर्ड आप रखेंगे तो आप फर्दर इसको डेटाबेसिस के पैनल के अंदर PHP में एडमिन के अंदर जाके तो वहाँ पे डेटाबेसिस क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट टेबल्स बना सकते हैं और उनकी फील्ड्स को डिफाइन कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह हम अपने आने वाले फेज में देखेंगे कि जब हम PHP को कंप्लीट कर लेंगे और मूव करेंगे हमारे PHP डेटाबेसिस की तरफ, तो हम तब इस फेज को देखेंगे, ठीक है। फिल वक्त हम आज PHP स्टार्ट करते हैं कि PHP में किस तरह से काम होता है, ठीक है। PHP बेसिकली इंक्लूड करती है, आप कह लें कि होती बैक पे जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है वो HTML का होता है, ठीक है। PHP सिर्फ उस स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे कह लें कि एक कमरा है या एक बिल्डिंग है, उसका कंक्रीट का स्ट्रक्चर जो खड़ा होता है वो बेसिकली HTML है। और उसके अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं, हमने जैसे इंटीरियर के नाम से कहा था कि इंटीरियर जो होता है वो CSS होती है, लेकिन क्या है कि जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कि सोफा है या दीवार पे सीमेंट करना है या आप कह लें कि फ्रिज रखनी है, तो ये जो फ्रिज है ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये डायनामिकली आप ला सकते हैं कि यूजर की मर्जी है कि वो कौन सी फ्रिज लाना चाहता है, ठीक है। वो CSS की मदद से आप उसको और स्टाइल कर सकते हैं, लेकिन PHP क्या करती है कि PHP आपकी इस स्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व होती है और उसको डायनामिक करती है। जैसे कि आप डेटाबेसिस से कोई चीज़ लाना चाहते हो तो क्या होगा कि वहाँ पे डिफरेंट फ्रिजेस पड़ी हैं, ठीक है, डिफरेंट साइज की, डिफरेंट कैपेसिटी की, ठीक है। और आप चाहते हैं कि जो रूम है मेरा उसमें, फॉर एग्जांपल मैं रिलेट कर रहा हूँ दोनों को ना, HTML को और इस कमरे को, ठीक है। तो उस रूम में मैं फ्रिज चाहता हूँ कि वो छोटी हो, ठीक है, क्योंकि वो एक कमरा है और कमरे में ठंडा पानी होना चाहिए या कुछ ऐसे खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें होनी चाहिए, तो फ्रिज छोटी जो है ना, रूम फ्रिज जिसको कहते हैं वो हो। अब आप रूम फ्रिज रखते हैं यूजिंग PHP, ठीक है, बाद में आपको ये फील होता है यार नहीं ये थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए थी, गर्मियों में क्योंकि पानी जो है ना वो ज़्यादा पिया जाता है तो पानी ठंडा ही नहीं होता है जितनी देर में वो कंज्यूम हो जाता है। तो आप क्या करते हैं कि उसी PHP की मदद से क्या करते हैं कि उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो उस तरह से आप डायनामिक कर लेते हैं अपनी वेब को। सबसे पहले हम ये देखते हैं जो हमने HTML में सीखे हुए हैं दो चार चीज़ें, तो हम वो वीक 9 इसका टाइटल चेंज कर देते हैं और साथ में लिख देते हैं PHP, लर्निंग PHP। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम बॉडी पार्ट में आ जाते हैं। आप जहाँ पे भी PHP का कोड करना चाहते हैं, जहाँ पे भी आप वहाँ पे क्या करेंगे, लेस देन साइन, क्वेश्चन मार्क, PHP लिखेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, साथ ही इसको क्लोज भी कर देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। आप देखें कि जो PHP का सिंटैक्स है वो रेड हो जाएगा सारा, ठीक है। यानी कि जो टैग है उसके बेसिकली ओपनिंग और क्लोजिंग टैग वो रेड कलर में आपको नजर आएंगे।
इफ़ यू आर यूजिंग ड्रीमवीवर, ठीक है। और मोस्टली ये दूसरे सॉफ्टवेयर में भी रेडी नज़र आएंगे, लेकिन डिपेंड करता है हर सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप PHP का कोड करेंगे। अच्छा, ये PHP कहीं पे भी हो सकता है, ये टैग जो है, ठीक है। अभी हम सिर्फ बॉडी के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि हम जो है ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। अदरवाइज आप इसको हेड पार्ट में भी इंक्लूड कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ द हेड पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप वहाँ पे इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा जी, वो सारे फीचर्स भी हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे हमें यूज़ कर सकते हैं और क्यों वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। समटाइम्स आप सेशन क्रिएट करते हैं, सेशन क्रिएट करते हैं फॉर योर वेबसाइट, और उस सेशन का टाइम आप रखते हैं कि 20 मिनट जो है ना, जैसे कि आप बैंकिंग साइट्स के ऊपर लॉग इन होते हैं, तो अगर आप कोई इंटरेक्टिविटी नहीं करते, कोई भी आपकी जो है वो फर्दर आप स्टिल हो जाते हैं उस वेबसाइट के ऊपर, कोई फर्दर आप उसको ब्राउज नहीं कर रहे होते, तो क्या होता है कि आफ्टर यू स्टिल ऑन दैट वेबसाइट, क्या होता है कि वो आपको साइन आउट कर देता है या कह देता है कि टाइम आउट हो गया या कुछ ऐसा। तो वो सेशंस को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग PHP, ठीक है। तो वो हम आउटसाइड ऑफ दीज बॉडीज जितने भी टैग्स हैं इनसे बाहर हम उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो हम वो देखेंगे जैसे जैसे हम PHP को एक्सप्लोर करेंगे कि हम किस तरह से कहाँ कहाँ पे PHP को कोड कर सकते हैं। सबसे सिंपल से शुरू करते हैं कि PHP के अंदर हम सी आउट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सी आउट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सब लोग जानते हैं सी आउट क्या चीज़ होती है, ठीक है। और प्रिंट एफ क्या चीज़ होती है। तो हम PHP को यूज़ करते हुए सी आउट कैसे कर सकते हैं जी, हम इको के नाम से इसका एक सिंटैक्स है, ठीक है। एक इसको हम यूज़ करते हैं इको, ठीक है। और इको के बाद जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा होता है वो बेसिकली प्रिंट हो जाता है, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यहाँ पे आप लिखें दिस इज, ठीक है, दिस इज वेब डेवलपमेंट क्लास, मैं ये लिख लेता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब ब्राउजर साइट पे वापस आते हैं और इसको देखते हैं। रीलोड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा आ गया, दिस इज वेब डेवलपमेंट क्लास। जो हमने उस इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा था वो हमारे पास विजिबल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन इकोस को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि इसी इको के अंदर मैं H1 टैग रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इसके साथ ही मैं H1 टैग भी लिख दूंगा, H1 H1। आप समझ रहे हैं कि किस तरह से जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है आपकी PHP आपके HTML टैग्स के साथ। इसको मैं सेव करता हूँ, वापस आता हूँ अपने ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब इसका बैकएंड कोड चेक करें तो आपको PHP कहीं भी लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। आपको क्या नजर आएगा, सिर्फ HTML टैग्स नजर आएंगे, ठीक है। जहाँ पे हमने इको किया था वो इको भी नजर नहीं आएगा, सिर्फ वहाँ पे क्या नजर आएगा, जो हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा था, ठीक है। तो PHP का सबसे बेनिफिट ये भी है कि आप कुछ भी कोड करते हैं, ऐसी कोई सीक्रेट बात आप कोड करते हैं, यूजर को पता ना चले कि आपने किस तरह से उसको मोल्ड किया हुआ है, तो आप वो यहाँ पे PHP को यूज करते हुए कर सकते हैं। और आप जो यूजर के पास विजिबल होगा वो क्या होगा, सिंपल HTML टैग्स या
जावास्क्रिप्ट के टैग्स नजर आएंगे, अदरवाइज उनको पीएचपी के बारे में कोई भी पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आप एक चीज को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं कोड में। अच्छा मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप लोग इसको जरूर प्रैक्टिस करें अपने एंड पे, जितना भी हम आज काम करते हैं। मैं पीएचपी को थोड़ा सा अभी स्लो मोशन में लेके चला हूँ और इसको मैं तेज करूंगा, और तेजी के साथ हम फिर एक प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कुछ चीज़ें मेरे प्रोजेक्ट 2 के स्टूडेंट्स को। तो इंशाल्लाह ये पूरी सारी जितनी भी चीज़ें उनको बताई हैं और उनसे ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि ये मेरा प्रॉपर कोर्स है वेब डेवलपमेंट का जिसमें मुझे बताना है प्रॉपरली पीएचपी को भी और बाकी चीज़ों को भी। तो मैं इसमें कन्वर्जन भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम एचटीएमएल से सॉरी डिज़ाइन से एचटीएमएल कन्वर्जन करते हैं, और उस कन्वर्जन के बाद हम किस तरह से एचटीएमएल को यूज़ करते हुए पीएचपी को यूज़ करते हुए डायनामिक कर सकते हैं अपनी वेब को। ठीक है, तो हम ये एक छोटी सी एक्टिविटी भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, आने वाले वीक्स के अंदर। ठीक है, ताकि हमें जब हम अब डेटाबेसेस को भी सीख लें और साथ में पीएचपी को भी सीख लें तो हम वो एक्टिविटी करेंगे इंशाल्लाह। तो विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2। अच्छा जी, एक हमने ये सीख लिया कि हम किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, फिर डिस्प्ले के साथ हम किस तरह से एचटीएमएल टैग्स को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, आप जो भी टैग जो भी डिफाइन करना चाहते हैं वो आप इको कर दें पीएचपी के अंदर। हालांकि इसकी क्या ज़रूरत है, ये क्वेश्चन आपकी तरफ से हो सकता है कि सर इसकी क्या ज़रूरत है, हम सिंपली H1 यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, तो हमें पीएचपी की क्या ज़रूरत है। ठीक है, पीएचपी की ज़रूरत इसलिए है, हो सकता है कि आपने ये लाइन जो है ना डिपेंडेंट ऑन योर क्लास टाइमिंग वो विजिबल करनी हो उसके ऊपर। ठीक है, कि ये टाइमिंग जो 9 to 10:30 है फॉर एग्जांपल, या 10:30 to 12 है, इस टाइमिंग ये टाइमिंग बेसिकली वेब डेवलपमेंट की क्लास का टाइम है। ठीक है, और जब भी आपकी एक वेबसाइट के ऊपर कोई बच्चा आता है और वो देखना चाहता है कि कौन सी क्लास चल रही है, तो आप क्या करते हैं कि उसके लोकल पीसी की टाइमिंग को पिक करके आप दिखाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स, तो वो डेटाबेसेस के अंदर से आप पिक करके लेके आते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे कि ये जो लाइन है बेसिक, दिस इज वेबसाइट डेवलपमेंट क्लास, तो आप ये वेबसाइट, ये जो लाइन है कंप्लीट आप वहां से लेके आएंगे और यहाँ पे आके डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं कि हम पीएचपी के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे सिंपल यही लिखना है तो मैं सिंपली H1 टैग को यूज करते हुए लिख सकता हूँ। अदरवाइज ये सिर्फ उसका यूज है कि आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, ये देखें मैंने आपको यहाँ पे दो तरीकों से बता दिया कि पीएचपी की मदद से H1 टैग कैसे डिफाइन किया गया, और एक और वे ये भी हो सकता है कि आप क्या करें, H1 टैग। ठीक है, अब इस टैग के अंदर क्या करें कि पीएचपी को डिफाइन कर दें, और यहाँ पे आप डेटाबेसेस से फेच करके ले आएं जो भी आप दिखाना चाहते हैं। तीनों के रिजल्ट्स ये सेम होंगे। ठीक है, ये जो तीनों लाइन हमने डिफाइन की हैं, ऊपर दोनों जो हैं वो पीएचपी की मदद से, और नीचे जो दोनों हैं वो और लास्ट में हमने सेमी कॉलन जरूर यूज करना होता है। ठीक है, आपने ये याद रखना है, टू टर्मिनेट दैट स्पेसिफिक लाइन। इसको मैं सेव करता हूँ और जाके चेक करते हैं ब्राउजर के अंदर क्या चेंजेस आती हैं। तो आप देखें कि जैसे भी हमने डिफाइन किया है तीनों तरीके सेम है, यानी कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके पास वो सेम है, H1 टैग ही डिफाइन हो रहा है लेकिन डिफरेंट वे से। ठीक है, तो डिफरेंट वे से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो PHP प्लस HTML को आप इस तरह से मिंगल कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट ये देखते हैं कि हम PHP की मदद से वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। और जब वेरिएबल्स को डिफाइन कर लेते हैं हम, तो उनको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं। अच्छा जी, आपने PHP के अंदर ये देखें, हम जितनी दफ़ा मर्जी जो है वो PHP के टैग को डिफाइन कर सकते हैं। और जहाँ तक आपको इस्तेमाल करना है, यानी कि अगर आपको कोड ही सारा PHP के अंदर करना है, तो आप इनिशियल पे करें और लास्ट पे उसका क्लोजिंग टैग दे दें। अगर आपको डिफरेंट चंक्स के अंदर करना है, तो आप हर जगह पे उस PHP टैग को इन्वॉल्व करते जाएं। इसमें कोई जो है वो इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, वेरिएबल को मैंने डिफाइन करना है, तो वेरिएबल को डिफाइन कैसे कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे जो वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं वो डॉलर साइन के साथ होते हैं, ठीक है। तो और मुझे साथ में डाटा टाइप उसकी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी जो वैल्यू होती है वो डिफाइन कर देती है कि इसकी वैल्यू इसकी डाटा टाइप क्या हो, ठीक है। नंबर इक्वल्स 1, ठीक है। तो अब इसकी डाटा टाइप क्या है, इसकी डाटा टाइप इंटीजर है। अब इसको मैंने अपने इस कहीं यूज़ करना है इस वेरिएबल को, ठीक है। तो मैं किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ इस वेरिएबल को। मैं इस वेरिएबल को कंकैटिनेट कर सकता हूँ किसी भी जगह पे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इस वेरिएबल को कंकैटिनेट करूँ। तो क्या करूँगा, इन्वर्टेड कॉमा, डॉट, फिर डॉट और फिर इन्वर्टेड कॉमा। अब क्या होगा अब ये होगा जी कि मेरे पास थोड़ा सा पीसी स्लो है इसलिए सॉरी। अब होगा ये कि ये जो मैंने इंसर्ट किया ना, इन्वर्टेड कॉमा, डॉट, फिर डॉट, इन्वर्टेड कॉमा, ये बेसिकली क्या कर रहा है कि यहाँ से स्ट्रिंग को शुरू कर रहा है और यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा। और ये जो डॉट है ये बेसिकली कंकैटिनेट करने के लिए है किसी भी चीज़ को। यहाँ पे आप स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आप वेरिएबल बता सकते हैं, तो ये कंकैटिनेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। ये वाला कंकैटिनेट करेगा लेफ्ट साइड के साथ, और ये वाला डॉट कंकैटिनेट करेगा राइट साइड के साथ। अगर राइट साइड पे कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, तो आप इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। और अगर राइट साइड पे भी आपकी स्ट्रिंग है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। और ये इन्वर्टेड कॉमा से लेके लास्ट इन्वर्टेड कॉमा तक ये भी स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंकैटिनेट करना चाहता हूँ 1 को, ठीक है, उस वेरिएबल को। तो मैं यहाँ पे उसका नाम लिख दूंगा नंबर, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है ये कंकैटिनेट हो गया है मेरा। मैंने इसको यूज कर लिया है अपने इस इसका रिजल्ट देखते हैं। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे किसी भी जगह पे आपको कोई वेरिएबल नजर आ रहा है कि जिसको हमने डिफाइन किया था नंबर इक्वल्स 1, कहीं पे भी आपको नजर आ रहा है वो, ठीक है जी। क्या है कि हम इस तरह से मुख्तलिफ वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं, और जो कि पता भी नहीं चलेगा यूजर को कि हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वेरिएबल्स को यूज क्यों करते हैं हम हो सकता है कि हमने एक फॉर्म बनाया है जिसको हम कॉन्टैक्ट फॉर्म कहते हैं, या हम वहाँ पे कोई ऐसी सीक्रेट वेरिएबल्स रखना चाहते हैं जो कि सिर्फ यूजर को दिखाने हैं हमने, ठीक है। और किस तरह से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरह से उसको इनक्रिप्ट कर रहे हैं, और किस तरह से हम उसको जो है वो मोल्ड करके दिखाना चाहते हैं, वो हम PHP के अंदर करेंगे, क्योंकि PHP नज़र नहीं आएगी यूज़र को। और फिर क्या होगा कि हम उसको डिस्प्ले कर देंगे इन इको, ठीक है। और वो हमारी HTML का पार्ट बन जाएगी। इस तरह से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आप विजिबल कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन टू द यूज़र, ठीक है, जो उसको विजिट कर रहा है। अब जो वेरिएबल्स हैं वो बेसिकली PHP के अंदर केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे मैंने स्मॉल
के साथ डिफाइन किया है तो वो स्मॉल वाला ही यूज होगा। यहाँ पे क्या होगा कि ये एक डिफरेंट वेरिएबल यूज होगा, ठीक है, कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे जितने भी मतलब उसके साथ हम जो वेरिएबल का नाम यूज कर रहे हैं, अगर वो कैपिटल में यूज कर रहे हैं तो कैपिटल वाला एक अलग वेरिएबल हो जाएगा, स्मॉल में यूज कर रहे हैं तो स्मॉल वाला अलग वेरिएबल कंसिडर किया जाएगा, या कैपिटल और स्मॉल के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो एक अलग सा जो है वेरिएबल यूज हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे मैं वहाँ पे स्मॉल यूज किया है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट वर्ड कैपिटल यूज कर लिया है, तो क्या होगा, इसको हम देख लेते हैं ब्राउजर के ऊपर। यहाँ पे आपको वो उसकी कोई वैल्यू नहीं नजर आएगी क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, साथ में वो जो क्या है एरर दे रहा है कि जो वेरिएबल आपने यूज किया है वो अनडिफाइंड है, ठीक है, अनडिफाइंड वेरिएबल नंबर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अटेंडेंस लगा लेते हैं फिर देखते हैं। अच्छा जी, हम कंटिन्यू करते हैं कि आपके जो वेरिएबल्स हैं वो देखें आपके वो केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो जब तक आप सेम केस के जो है वेरिएबल जो आपने डिफाइन किए उनको यूज नहीं करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो अकॉर्डिंगली नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपने जितने भी वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं वो अकॉर्डिंगली डिफाइन करने हैं कि उनको कंसिडर करना है कि आप उनका जो भी केस रखते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसको यूज करेंगे, ठीक है। हर लैंग्वेज के अंदर जिस तरह से हम कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम HTML के अंदर कमेंट कर सकते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें हाइड कर सकते हैं या अपने लिए लिख सकते हैं, इसी तरह हम PHP के अंदर भी लिखते हैं। तो PHP के अंदर हम किस तरह से करते हैं या HTML के अंदर पहले देखें कि आप किस तरह से करते हैं। हमें ये ड्रीमवेवर टूल प्रोवाइड करता है कि हम कमेंट्स को इजीली हाइड कर सकें, ठीक है। अप्लाई HTML कमेंट, अप्लाई दिस कमेंट, अप्लाई ये डबल स्लैश वाला कमेंट, ठीक है। और ये क्योंकि ये जो ड्रीमवेवर है ये डिफरेंट लैंग्वेजेस को जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप डिफरेंट लैंग्वेजेस को यहाँ पे कोड कर लें, तो उसने मल्टीपल आपको कमेंटिंग की जो है ना ऑप्शन दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप PHP को भी कमेंट कर सकते हैं और पूरे एक कंप्लीट PHP को भी आप कमेंट कर सकते हैं। वो देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। लेकिन अगर सिंगल लाइन को आपने कमेंट करना है इन PHP तो क्या करते हैं आप, डबल स्लैश यूज कर लेते हैं और उसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। साथ में आप ये भी कर सकते हैं कि डॉलर साइन सॉरी हैशटैग, हैशटैग को यूज करते हुए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, सिंगल लाइन कमेंटिंग है। और इसी तरह से मल्टी लाइन अगर कमेंट करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली स्लैश सॉरी स्लैश, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अब ये कमेंट कर रहा है फ्रॉम स्टार्ट, और इसका एंड हमने अभी डिफाइन नहीं किया, तो इसने क्या किया है कि लास्ट तक सभी चीज़ों को क्या कर दिया है, कमेंट कर दिया है, यानी कि हाइड कर दिया है। तो मैं यहाँ तक चाहता हूँ कि ये ख़त्म हो जाए, तो ये इसी तरह ही इसका इन्वर्स ऑर्डर में, ठीक है। तो ये मल्टीपल लाइंस को कमेंट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ों को विद इन PHP आप कमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता था कि यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं और फर्दर चलते हैं कि
ठीक है। इस तरह से आप कोई स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें आप क्या कर रहे हैं कि नया वेरिएबल एक एक्स डिफाइन कर रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं कि नंबर को ऐड करें किसी और नंबर के साथ, या मल्टीपल आपने कॉम्प्लेक्स जो है वो इक्वेशन लिखी हुई है, तो वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप इसको हाइड कर सकते हैं मल्टीपल चीज़ों को। तो नंबर साइन के बाद आप चाहते हैं कि ये जो 5 है इन बिटवीन ये हाइड हो जाए और बाकी चीज़ें जो है ना वो ऐड हो जाएं, तो आप इन बिटवीन भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कमेंट्स को। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है फॉर योर एग्ज़ाम भी, ताकि जो है वो अगर आपके पास इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं तो आप उनको आंसर कर सकें। ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं बेसिकली वो सारे डॉलर साइन के साथ जो है डिफाइन होते हैं। ठीक है, अगर मैं डिफरेंट वेरिएबल्स की टाइप की बात करूँ तो इंटीजर्स में क्या आ जाता है, सिंपली आप डिफाइन कर देते हैं नंबर को। ठीक है, वहाँ पे आप नंबर्स डिफाइन कर देते हैं, उससे पता चल जाता है कि ये जो है वो इंटीजर टाइप का है। इसी तरह अगर आप फ्लोट टाइप का कोई वेरिएबल डिफाइन करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे आप, वो आप ऐसे करेंगे कि डॉलर साइन और मैं इसको नंबर एफ कह देता हूँ। ठीक है, जिससे पता चल जाएगा कि ये फ्लोटिंग नंबर है 2.5। ठीक है, तो ये मेरा फ्लोटिंग नंबर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और इसी तरह अगर मैं कोई स्ट्रिंग डिफाइन करना चाहता हूँ तो वो कैसे मैं डिफाइन कर सकता हूँ, वो मैं सिंपली डिफाइन इस तरह से कर सकता हूँ कि मैं डॉलर साइन और लिख दूंगा नेम फॉर एग्जांपल इक्वल्स इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मुजाहिद। ठीक है, तो ये क्या है, मेरी स्ट्रिंग टाइप हो जाएगी, ये मेरी फ्लोट टाइप हो जाएगी और ये मेरी इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो जाएगा। और इनको जैसे भी मुझे यहाँ पे भी यूज़ करना है मैं उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा केस सेंसिटिव होते हैं वेरिएबल्स आपके। ठीक है, इनमें आप जो